हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजयश्री फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रिज्म से रिफ्रैक्शन देखा था, प्रिज्म फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने। थीन प्रिज्म के लिए भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से लाइट जो है वो एक प्रिज्म पर नॉर्मली इंसिडेंट करता है और उसके बाद उस जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका क्या क्या नेचर हो सकता है। तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है। अब इस पर लाइट को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं और वो भी नॉर्मली। तो ये रे जो है नॉर्मली इंसिडेंट करता है, इस सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट किया। जब भी रे किसी सरफेस पर, किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो उसमें डेविएशन नहीं होता है। लेकिन इस मीडियम में लाइट का जो स्पीड है और इस मीडियम में जो लाइट का स्पीड है, दोनों में अंतर आ जाएगा। क्यों अंतर आएगा ये हमने लेक्चर में बताया हुआ है। अब यहां पर देख लीजिए कि ये जो रे इमर्ज करेगा ये तीन तरीके से इमर्ज कर सकता है। एक, इसमें जनरल इमर्जेंस हो सकता है। दूसरा, सरफेस के पैरेलल ये इमर्ज कर सकता है, जिसको हम लोग ग्रेजिंग इमर्जेंस बोले। और यहां से TIR भी हो सकता है। ये हमने नॉर्मल बनाया। स्टूडेंट, जो फर्स्ट सरफेस होता है यहां पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 लेते हैं। फिर इस सेकेंड सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को R2 और एंगल ऑफ इमर्जेंस को E या फिर I2 लेते हैं। तो जब ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो I1 है इट इज इक्वल टू 0 और R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सेकेंड सरफेस की बात करते हैं अगर, तो सेकेंड सरफेस पे R2 इज इक्वल टू, अगर हम R ले लेते हैं, और I2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I और R2 इज इक्वल टू R। तो अगर हम इस प्रिज्म का प्रिज्म एंगल निकालते हैं, A इज इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2। R1 तो 0 है और R2 क्या है, R के बराबर है। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R। यहां पर प्रिज्म एंगल आपके पास R के इक्वल हो जा रहा है। अब जो है अगर हम लोग सेकेंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ देखते हैं, तो ये हम एयर मीडियम लिए हैं और इस प्रिज्म का मीडियम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से अगर देखते हैं हम लोग, तो साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू। तो साइन I के जगह पे हमने साइन I रहने दिया, बटा साइन R किसके बराबर है, देखिए तो A के बराबर है, साइन A इज इक्वल टू म्यू। ये हमारा कंडीशन हुआ नॉर्मल इंसिडेंस का। अगर हम डेविएशन की बात करें तो डेविएशन का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था I1 प्लस I2 माइनस A। I1 तो आपका 0 है और I2 I के बराबर है, तो डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस A। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस A। ये आपका कंडीशन हो गया। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि रे जो है 1 2 3 इमर्जेंट रे का 3 पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं। या तो वो जनरल इमर्जेंस शो करेगा, या फिर ग्रेजिंग इमर्जेंस, या फिर TIR शो करेगा। तो हम लोग सबसे पहले सेकेंड केस को लेकर देखते हैं। सेकेंड केस में हम लोग ग्रेजिंग इमर्जेंस का केस लेते हैं। तो जब ग्रेजिंग इमर्जेंस का केस होगा, मतलब रे जो है इमर्जेंट रे सरफेस के पैरेलल हो जाएगा, तो ये नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो आपका I जो है I कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मतलब यहां पे 90 डिग्री डालेंगे तो हमारा साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और 1 बाई साइन A इक्वल टू कॉस A को A हो जाएगा। तो कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, अच्छा जब ये ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा
तो लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ मूव करने जा रहा है। तो लाइट जब डेंसर से रेयरर की तरफ मूव करता है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस सी के बराबर हो जाता है, क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है, तब लाइट जो है सरफेस के पैरेलल जाता है। तो R2 जो है ये R ना होकर किसके बराबर हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा। तो ग्रेजिंग इमर्जेंस, नॉर्मल इंसिडेंस पर ग्रेजिंग इमर्जेंस के लिए केस आपका क्या बनता है कि प्रिज्म एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए, और दूसरा कॉसेक ए जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, म्यू के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं। सेकेंड केस में फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस। तो ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए आपका जो केस क्या बनता है, यहां पर I इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा एंड R इक्वल टू C हो जाएगा बराबर A। तो ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए आपका A इक्वल टू C ये केस बनता है। और दूसरा जब हम लोग इस फॉर्मूले में डालते हैं साइन I का वैल्यू है 90 डिग्री, तो साइन 90 बाई साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू। तो 1 बाई साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू। 1 बाई साइन A क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक A हो जाएगा, कॉसेक A इक्वल टू म्यू। ये हो गया आपका सेकेंड केस के लिए। अब यहीं से हम लोग फर्स्ट केस और थर्ड केस की बात करते हैं। तो यहां पर देख लीजिए कि एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर है, C के बराबर है। ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है R2 क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तब जाके इमर्ज कर रहा है, ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है। C से ज्यादा होगा R2 का वैल्यू तो TIR करेगा, और C से कम होगा तो जनरल इमरजेंस होगा। तो केस सीधे क्लियर हो जा रहा है कि एंगल ऑफ ये प्रिज्म जो है ये C के बराबर है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो है C से कम होता है तो आपका ये वाला केस होगा, फर्स्ट वाला। और एंगल ऑफ प्रिज्म जो है C से अधिक होता है तो ये वाला केस होगा। अब जो है मतलब A अगर कम होता है, इससे कम होता है, तो साइन A का वैल्यू घटेगा और कॉसेक A का वैल्यू बढ़ेगा। तो जब कॉसेक A का वैल्यू बढ़ेगा तो किससे बढ़ेगा, म्यू से बढ़ेगा, और उस समय क्या हो जाएगा केस, ये वाला जनरल इमरजेंस का। तो हम लोग देखते हैं पहला फॉर जनरल इमरजेंस में देखेंगे तो जनरल इमरजेंस में आपका R2 जो है ये क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा, मतलब A लेस देन C। और जब क्रिटिकल एंगल से ये छोटा हो जाएगा तो साइन A का वैल्यू घटेगा और कॉसेक A का वैल्यू बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा जी, तो म्यू से बढ़ेगा। तो केस क्या हो जाएगा, कॉसेक A ग्रेटर देन म्यू। और ये जो केस है ये होगा आपका जनरल इमरजेंस के लिए। फिर अगर हम बात करते हैं तीसरा केस जो है आपका TIR, तो TIR के लिए अगर बात करें तो TIR में आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 का वैल्यू, और R2 किसके बराबर है, A के बराबर है, मतलब A जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और उस स्थिति में साइन A का वैल्यू घटेगा, साइन A का वैल्यू बढ़ेगा और कॉसेक A का वैल्यू घट जाएगा। तो आपका कॉसेक A लेस देन म्यू। तो जब लाइट, रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म पर नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है तो रे जो है जनरल इमरजेंस शो कर सकता है। कब जनरल इमरजेंस शो करेगा, जब एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा और कॉसेक A जो है म्यू से बड़ा होगा।
उसके बाद वो ग्रेजिंग इमरजेंस भी शो कर सकता है। कब ग्रेजिंग इमरजेंस शो करेगा? जब एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा और कॉसेक ए जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के बराबर हो जाएगा। फिर TIR भी शो कर सकता है। तो TIR कब शो करेगा? जब एंगल ऑफ प्रिज्म क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा और कॉसेक ए का जो वैल्यू है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म से छोटा होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। स्टूडेंट, अब जो है हम लोग ग्रेजिंग इंसिडेंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या है? ग्रेजिंग इंसिडेंस, ये देखिए हमारे पास एक प्रिज्म है। ये हो गया आपका इंसिडेंट सरफेस और ये हो गया इमर्जेंट सरफेस। अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है प्रिज्म पर इंसिडेंट कर रहा है, वो भी सरफेस के पैरेलल इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहां से लाइट का और अदर रे की तरह ही है ना 3 पॉसिबल स्टेट्स हो सकता है: जनरल इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस और TIR। हमने एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिया, यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो जब इंसिडेंट रे जो है जब इंसिडेंट रे सरफेस के पैरेलल इंसिडेंट करता है ना, जब कोई भी रे सरफेस के पैरेलल इंसिडेंट करता है और उस इंसिडेंस को नॉर्मल से 90 डिग्री बना रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री है तो उस इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो इसको नोट कर लेते हैं। व्हेन रे ऑफ light, when a ray of light incident on the surface of prism, parallel to it, then the incidence is called grazing जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म के सतह के समांतर आपतित होता है तो उस प्रकार के आपतन को हम लोग ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, ये हो गया आपका I1, ये हो गया आपका R1, ये हो गया R2 और यहां से ये सब I2 हुआ। अलग अलग केस में I2 का अलग अलग वैल्यू होगा। ये आपका प्रिज्म एंगल A। ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग देखेंगे कि ग्रेजिंग इंसिडेंस में क्या क्या केस हो सकते हैं। हम लोग जानते हैं फर्स्ट सरफेस पे हम लोग देखते हैं, ये भी क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इधर एयर है ना। तो फर्स्ट सरफेस पे अगर हम लोग देखते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट surface, from the first surface, sin I1 बटा sin R1 इज इक्वल टू म्यू।
I1 का वैल्यू कितना है जी, देखिए तो 90 डिग्री है, तो वैल्यू डालते हैं साइन 90 और म्यू को इधर लाते हैं, म्यू बराबर साइन R1। साइन 90 का वैल्यू होता है 1 और 1 बाई म्यू बराबर क्या हो गया, साइन R1। 1 बाई म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन C। साइन C इज इक्वल टू साइन R1। यहां से देखिए साइन साइन अगर वैनिश हो जाता है तो C इज इक्वल टू R1 हो जाता है ना, मतलब R1 का वैल्यू हमको C मिल गया। R1 का वैल्यू क्या मिला हमको, C के बराबर, प्रिज्म का जो क्रिटिकल एंगल होगा उसके बराबर मिल गया। अब हम लोग केस देखते हैं प्रिज्म एंगल के लिए, ठीक है। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 देखते हैं। तो सबसे पहले ये 1 2 और 3 है ना, तो सबसे पहले हम लोग ये ग्रेजिंग इमरजेंस का केस लेते हैं। फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस, फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस, ये R2 का वैल्यू किसके बराबर होगा, C के बराबर होना चाहिए। R2 इज इक्वल टू C, तो A बराबर R1 का वैल्यू कितना है, C के बराबर है C, प्लस R2 का वैल्यू C, तो C कितना हो जाएगा 2C, A बराबर 2C, या C बराबर क्या हो जाएगा A बाई, C बराबर क्या हो जाएगा A बाई। तो ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए C किसके बराबर होना चाहिए, A बाई 2 के, या A 2C के बराबर होना चाहिए। और फिर हम लोग देखते हैं साइन I बाई साइन R के बराबर लिए, ठीक है। तो साइन I बटा साइन R बराबर म्यू। साइन I का वैल्यू कितना है, I का वैल्यू है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री बाई साइन R का वैल्यू कितना है C, कोई भी R लीजिए, R1 लीजिए या R2 लीजिए, साइन C बराबर म्यू। अब साइन C के जगह पे हम A बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू 1, तो 1 बाई साइन A बटा 2 बराबर म्यू। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और कॉसेक A बाई 2 इज इक्वल टू म्यू। तो ये केस बन जाता है ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए, या तो A 2C के बराबर होना चाहिए और कॉसेक A बाई 2 म्यू के बराबर होना चाहिए। ये दोनों केस ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकेंड केस का, सेकेंड केस ग्रेजिंग इमरजेंस है, तो ये केस हो गया। अगर थर्ड केस की बात करते हैं तो थर्ड केस में जनरल इमरजेंस है। थर्ड केस में क्या है, जनरल इमरजेंस है। तो जनरल इमरजेंस में ये R2 का जो वैल्यू है वो C से कम होना चाहिए। R2 का वैल्यू C से कम होना चाहिए। तो जब R2 का वैल्यू C से कम होना चाहिए तो A का वैल्यू जो है 2C से कम हो गया कि नहीं हो गया। दूसरा देखते हैं, फोर जनरल इमरजेंस। तो जनरल इमरजेंस के लिए आपके पास क्या होगा, ये A जो है वो लेस देन 2C,
तो जब a लेस देन 2c होगा तो कॉसेक a/2 का वैल्यू म्यू से बढ़ जाएगा, मतलब कॉसेक a/2 इज ग्रेटर देन म्यू, और इस केस में जाकर हमारा जनरल इमर्जेंस होगा। अगर हम बात करें करते हैं TIR के लिए, फॉर TIR, तो TIR के लिए बात करेंगे तो TIR में ये R2 जो है वो C से बड़ा होना चाहिए, तो C प्लस ग्रेटर देन C, मतलब A जो है 2C से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, A ग्रेटर देन 2C, और जब A 2C से बड़ा हो जाएगा उस स्थिति में साइन a/2 म्यू से बढ़ जाएगा, और जब साइन a/2 म्यू से बढ़ जाएगा मतलब कॉसेक a/2 म्यू से घट जाएगा, तो आपका नेक्स्ट कंडीशन हो जाता है कॉसेक a/2 इज लेस देन म्यू। तो ये हो जाता है आपका नॉर्मल इंसिडेंस और ग्रेजिंग इंसिडेंस का केस, है ना। नॉर्मल इंसिडेंस में रे जो है परपेंडिकुलरली फॉल करता है सरफेस पे, है ना, और ग्रेजिंग इंसिडेंस में रे जो है वो सरफेस के पैरेलल इंसिडेंस करता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे का। स्टूडेंट, अगर प्रिज्म पर कोई लाइट जो है इंसिडेंट करता है तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार वो इमर्ज कर सकता है, हर बार वो सरफेस के बाहर जा सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। वो जनरल इमर्जेंस तो शो करेगा, कभी कभी वो ग्रेजिंग इमर्जेंस भी शो कर सकता है, और कभी कभी वो TIR भी शो कर सकता है। ये तीनों केस हम लोगों ने नॉर्मल इंसिडेंस और ग्रेजिंग इंसिडेंस में देखा था। अब जो है मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए, मिनिमम किस एंगल पे रे को हम इंसिडेंस कराएं कि लाइट जो है वो मतलब इमर्ज ना कर सके, बाहर जो है इमर्ज ना कर सके, अर्थात ग्रेज कर जाए या फिर TIR शो कर जाए। तो यहां पर हम लोग मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालेंगे जिसके लिए लाइट जो है सेम मीडियम में रह जाता है, वो बाहर नहीं जा पाता है, या तो ग्रेजिंग इमर्जेंस शो करेगा या फिर TIR शो करेगा। तो उसके लिए हम लोग केस देखते हैं। हमने एक प्रिज्म लिया, ठीक है, इसमें ये रे ऑफ लाइट है जो ग्रेज कर गया। अब देखिए ये हो गया आपका I1, ये हो गया R1, ये R2 जो है क्योंकि ये 90 डिग्री हो जा रहा है, 90 डिग्री है बराबर I2, तो ये क्या हो जाएगा R2 C के बराबर हो जाएगा, और यहां पर प्रिज्म एंगल कितना हो गया A, प्रिज्म एंगल कितना हो गया A। तो हम लोग जानते हैं V, हेडिंग पहले डाल देते हैं, कंडीशन 4, नो इमर्जेंस, ना रे ऑफ लाइट इमर्ज ना करे, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है।
अब यहां पर R1 बराबर हम लोग मान लेते हैं, लेट I1 बराबर I, R1 बराबर R, I2 बराबर क्या है 90 डिग्री और R2 बराबर क्या है C। तो A बराबर R1 को हम लोग क्या माने R मान लिए और R2 क्या है C, तो R बराबर क्या हो जाएगा A माइनस C। ठीक है, हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की, तो साइन C इज इक्वल टू 1/μ होता है। ये हमने एयर लिया और यहां पर हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लिया, तो साइन C इज इक्वल टू 1/μ होता है। अगर हम cos C की वैल्यू निकालें, cos C, तो इट इज इक्वल टू हो जाता है √1 माइनस साइन स्क्वायर C। cos C इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर C। cos C इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर C का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/μ का होल स्क्वायर। cos C इज इक्वल टू ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1/μ स्क्वायर। इसका जो म्यू स्क्वायर है ना, ये तो इंडिपेंडेंट फॉर्म में है, तो इसका म्यू बाहर आ जाएगा, मतलब √μ स्क्वायर माइनस 1/μ, ये आपके cos C का वैल्यू हो जाता है। अब इस इक्वेशन को, ये दोनों एंगल जो है आपके पास R और A माइनस C, इसको हम लोग साइन के टर्म में लेते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग साइन के टर्म में लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन R इज इक्वल टू साइन A माइनस C, साइन R इज इक्वल टू साइन A माइनस C। तो साइन R की जगह पर तो साइन R ही रहने चाहिए। साइन A माइनस C क्या हो जाएगा साइन A माइनस B का फॉर्मूला, साइन A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है साइन A इंटू कॉस B, तो B की जगह पे क्या है C है, माइनस कॉस A इंटू साइन C। ठीक है, साइन R इज इक्वल टू साइन A की जगह पे साइन A रहने दिए इंटू कॉस C का वैल्यू देखिए तो क्या है √μ स्क्वायर माइनस 1/μ माइनस कॉस A की जगह पे कॉस A रहने दिए कॉस A, और साइन C का वैल्यू देखिए तो 1/μ। 1/μ अगर हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेके इधर भेज देते हैं, तो ये क्या लगेगा म्यू साइन R बराबर साइन A इंटू म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस A। ठीक है, अब म्यू इक्वल टू क्या होता है साइन I बाई साइन R इंटू साइन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन A इंटू √μ स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस A। साइन R से साइन R कैंसिल, और साइन I जो है तो I इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स साइन A इंटू म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस A। ये वैल्यू होना चाहिए, मिनिमम जो है I का वैल्यू ये होना चाहिए। I कम से कम इतना होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए, तो I ग्रेटर देन इक्वल टू अगर इतना होता है तो यहां पर लाइट कैन नॉट इमर्ज,
लाइट जो है बाहर नहीं निकल पाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कम से कम इतना है या फिर इससे ज्यादा है तो लाइट जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ये मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है नो इमरजेंस के लिए, है ना। सबसे कम आई का वैल्यू इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो ज्यादा होगा तो वो बाहर नहीं जाएगा, वो TIR हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग डिस्पर्सन पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग डिस्पर्सन पढ़ने वाले हैं, लेकिन डिस्पर्सन पढ़ने से पहले ये समझ लें कि डिस्पर्सन किन लाइट का हो सकता है, कितने प्रकार के जो लाइट है जो डिस्पर्सन शो कर सकते हैं अगर किसी दूसरे मीडियम से उसको गुजारा जाए। डिस्पर्सन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो स्टूडेंट आप लोग रेनबो जब देखते हैं बारिश के बाद, अगर सनलाइट हल्का सा भी आसमान में निकलता है, सनलाइट आता है, तो जो भी एटमॉस्फेयर में ड्रॉपलेट्स जो हैं आपके वाटर ड्रॉप है उनसे रिफ्रैक्ट होकर जो सन का लाइट है वो 7 अपने अलग अलग कलर में फट जाता है, और जो बादल है वो एक स्क्रीन की तरह काम करता है ना, और वहां पर एक स्पेक्ट्रम जो है वो छप जाता है जिसको हम लोग रेनबो बोलते हैं। तो ये डिस्पर्सन क्या है कि लाइट को उसके कंपोनेंट्स में बांटने की प्रक्रिया है ना। डिस्पर्सन क्या है, लाइट को उसके कंपोनेंट में, जैसे व्हाइट लाइट है तो व्हाइट लाइट डिस्पर्सन के माध्यम से 7 अलग अलग कलर में बढ़ जाता है, क्योंकि वो 7 कलर का मिक्सचर है। उसी तरह कोई अदर कंपोजिट लाइट जो है वो भी अगर 2-4 कलर का मिक्सचर है तो डिस्पर्सन के दौरान वो अपने अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनमें बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो लाइट जो है हमारे पास 2 प्रकार का हो गया, एक हो गया मोनोक्रोमेटिक और दूसरा हो गया आपका कंपोजिट लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट अगर किसी सरफेस से, वाटर से, प्रिज्म से या आपका स्फीयर से गुजरता है तो उसका डिस्पर्सन नहीं होता है, वो डिस्पर्स नहीं करता, वो डायरेक्ट डेविएट हो जाता है, वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा अगर ऑब्लिकली इंसिडेंट करेगा तो। ठीक है, लेकिन अगर कंपोजिट लाइट है तो वहां पर डिस्पर्सन होना ही होना है, जैसे मीडियम चेंज करेगा डिस्पर्सन होना ही होना है। तो डिस्पर्सन होगा तो वो अपना अलग अलग कंपोनेंट्स में बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात करते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम लोग नोट कर लेंगे कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वैसा लाइट है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर के वेवलेंथ और एक ही कलर का जो फ्रीक्वेंसी है उससे मिलकर बना है। उसमें एक ही प्रकार का फ्रीक्वेंसी पाया जाएगा, एक ही प्रकार का जो है वेवलेंथ जो है वो पाया जाएगा। ठीक है, लाइट जो है उसकी स्पीड भी किसी पर्टिकुलर मीडियम में सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा, क्योंकि उसका कंपोनेंट नहीं है, अलग अलग कंपोनेंट नहीं। अगर वायलेट कलर है तो पूरा का पूरा वायलेट कलर है, किसी भी जगह पर उसका अगर मान लीजिए 4-5 कलर है वायलेट का तो सबका स्पीड सेम रहेगा उस मीडियम में। लेकिन अगर व्हाइट कलर की बात करते हैं, जैसे कंपोजिट लाइट की बात करते हैं, तो वो तो बट गया, और जब बट गया तो हर एक कलर के लिए अलग अलग उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। जब अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा और कलर अलग अलग है तो उसका वेवलेंथ भी अलग हो जाएगा, और जब वेवलेंथ अलग हो जाएगा उसका स्पीड भी अलग हो जाएगा, डेविएशन भी अलग शो करेगा वो, है ना। तो इन चीजों को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। A ray of light which contains
सिंगल कलर एंड वेवलेंथ सिंगल कलर एंड वेवलेंथ। ठीक है, जैसे सोडियम वेपर लैंप जो होता है उसे जो लाइट इमर्ज करता है, इमिट करता है, वो जो लाइट इमिट करता है वो लगभग जो है वो आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट की तरह होता है, जिसका एवरेज जो है उसमें दो लाइन हो जाता है, एक D1 लाइन एक D2 लाइन, है ना। तो एक हो जाता है आपका 5895.9 और दूसरा हो जाता है D2 लाइन का जो हो जाता है 5890 एंगस्ट्रम के आसपास। तो टोटल 9893 एंगस्ट्रम के आसपास उसका जो है एवरेज वेवलेंथ होता है ना। तो उसको हम लोग लगभग जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट ही मानते हैं, क्योंकि दोनों का क्या होता है, पीला कलर ही आएगा, दोनों D1 लाइन का भी D2 लाइन का भी। तो उसका एवरेज जो है हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट के रूप में उसको मानते हैं। या फिर लेजर से निकला हुआ कोई भी लेजर जो होता है, उस लेजर से जो लाइट निकलता है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेवलेंथ होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग जैसे सोडियम वेपर लैंप। देखिए सोडियम वेपर लैंप आप कॉमनली आप देखते हैं जैसे स्ट्रीट लैंप के रूप में यूज होता है, और देखिएगा पीला कलर निकलता है ना। तो उस पर लिखा हुआ रहता है कि ये सोडियम वेपर लैंप है, और उससे लाइट जो है पीला कलर का निकलता है, व्हाइट कलर का नहीं निकलता है, वो पीला कलर का निकलता है। तो वो सोडियम वेपर लैंप होता है। स्ट्रीट रोड के किनारे पहले लगाया जाता था, अब तो व्हाइट लाइट यूज किया जाता है ना। तो सोडियम वेपर लैंप is considered as the source of मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना। सोडियम वेपर लैंप जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट की तरह, इसका जो लैम्डा है, लैम्डा जो होता है लगभग 5893 एंगस्ट्रम माना जाता है। 0.1 होता है ना, तो इतना माना जाता है। दूसरा जो है लाइट from laser is a monochromatic लाइट, है ना। वैसा लाइट जो कि सिंगल कलर का है और उसका वेवलेंथ सिंगल ही है, तो उसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलेंगे। और जैसे एग्जांपल में सोडियम वेपर लैंप जो होता है वो क्या होता है, लगभग उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट माना जाता है, जो सोडियम वेपर लैंप से निकलता है। या फिर जो लेजर से अगर लाइट जो निकलता है, उस लाइट, वो जो लाइट होता है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट ही होता है। दूसरी बात करते हैं हम लोग कंपोजिट लाइट के बारे में। कंपोजिट तो कंपोजिट लाइट जो होता है ये मिक्सचर होता है डिफरेंट कलर का और डिफरेंट वेवलेंथ वाले लाइट का। A ray of light which
consist two or more colors and wavelengths. An array of light which consists two or more colors and wavelengths is considered as composite light, है ना। वैसे प्रकाश की किरण जो दो या उससे अधिक रंगों या तरंगदैर्ध्य को अपने अंदर सम्मिश्रित किए हुए है ना, उसको हम लोग कंपोजिट लाइट, है ना, मिश्र प्रकाश के रूप में जानते हैं। जैसे व्हाइट लाइट हो गया, एज फॉर white light is a mixture of seven colors. कौन कौन है ये सेवन कलर्स? VIBGYOR, विबग्योर, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इन 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। अब ये जो 7 कलर हैं, इनमें हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं कौन है। हाँ, तो ये जो कलर है विबग्योर, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जब ये जो व्हाइट लाइट है ये किसी प्रिज्म से, देखिए नेचुरल फेनोमेना है, डिस्पर्सन जो है ये नेचुरल फेनोमेना है, लेकिन इसको लेबोरेटरी में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेबोरेटरी में इसको हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो उसके करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं, है ना। इस व्हाइट लाइट को हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं और प्रिज्म से गुजारने के बाद तब पता चलता है, जैसे आप स्केल से भी कर सकते हैं। जब न्यू स्केल आप खरीदते हैं, है ना, और सनलाइट के सामने चमकाते हैं और सामने कोई कॉपी रहता है, तो कॉपी जो है स्क्रीन का काम करता है। उस कॉपी पे वो लाइट को आप रिफ्लेक्ट करके फोकस करते हैं तो देखते हैं कि 7 कलर का एक पैटर्न बन गया और उस पैटर्न को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, है ना। तो लेबोरेटरी में जो है हम आर्टिफिशियल मेथड से इस नेचुरल फेनोमेना को हम कर सकते हैं, है ना। तो जब भी व्हाइट कलर उस प्रिज्म से गुजारते हैं तो हम लोग को 7 कलर का ये मिलता है। अब देखिए कि सब कलर का, जैसे ही ये जो कंपोजिट लाइट है उस मीडियम में देख लेते हैं कि जैसे हम इधर से इधर की ओर मूव करते हैं तो इसका वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करता है। वॉलेट का होता है, ये रेंज कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग जो है इधर से इधर की ओर मूव करते हैं तो वेवलेंथ जो है वो बढ़ते जाता है और वेवलेंथ जब बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, है ना। वेवलेंथ बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर घटता है तो डेविएशन भी क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, है ना। तो इस चीज को हम लोग नोट कर लेते हैं। इंक्रीज क्या करेगा, देख लेते इधर, moving from
V2 R वॉलेट टू रेट लैम्डा जो है इंक्रीजेस, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, म्यू डिक्रीजेस और डेविएशन डिक्रीजेस। ओ सॉरी, है ना। जैसे ही हम लोग वॉलेट से रेट की तरफ मूव करेंगे तो लैम्डा इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा और उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए कलर, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर है ना, तो इस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान घटता जाएगा और डेविएशन भी क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए आप, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट केस। स्टूडेंट, तो अब हम लोग डिस्पर्सन पढ़ेंगे कि डिस्पर्सन होता क्या है। डिस्पर्सन, है ना, इसको हम लोग हिंदी में वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। यहां पर देख लीजिए, हमारे पास ये एक प्रिज्म है, ठीक है। जब हम लोग व्हाइट लाइट को इस पर इंसिडेंट कराते हैं, जब हम लोग व्हाइट लाइट को इस पर इंसिडेंट कराते हैं तो ये दो कलर में बट जाता है, दो कलर 7 कलर में बट जाता है। डेविएशन जो है सबसे ज्यादा किसका होता है, वॉयलेट कलर का। यहां पर एक स्क्रीन है, जिस पर हम लोगों को एक कलरफुल पैटर्न प्राप्त होता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये जो कलरफुल पैटर्न जो है वो प्राप्त होगा, उसको बोलेंगे हम लोग स्पेक्ट्रम, SPECTRUM। तो ये व्हाइट रे का एक्चुअल पाथ क्या था, इसका एक्चुअल पाथ ये था। तो इस पाथ से ये डेविएशन ऑफ रेड कलर और ये हो गया डेविएशन ऑफ वायलेट कलर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ, वॉयलेट कलर का हुआ। सबसे कम डेविएशन किसका हुआ, रेड कलर का हुआ, है ना। तो सबका अलग अलग डेविएशन है, तो हम लोग मीन डेविएशन एक लेंगे ना। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए एक वैल्यू चाहिए, अलग अलग वैल्यू लेके हम क्या करेंगे, एक वैल्यू चाहिए। तो एक वैल्यू जो होता है वो मीन वैल्यू होता है और वो हम लोग येलो कलर का ले लेते हैं। येलो कलर का जो डेविएशन है उसको हम लोग मानते हैं मीन डेविएशन और इसी को डेल्टा से डिनोट करते हैं। मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, डेल्टा, और वो किसका होता है, येलो कलर का होता है। यहां से यहां तक का जो डेविएशन है, इसके वायलेट कलर का सबसे ज्यादा डेविएशन और रेड कलर का सबसे कम। तो इन दोनों के डेविएशन का जो अंतर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिस्पर्सन क्या है और उसको नोट कर लेते हैं। तो डिस्पर्सन को लिखेंगे
splitting of a composite light into its components, splitting of composite light into its component is called dispersion of लाइट, है ना। किसी कंपोजिट लाइट को, मिश्रित प्रकाश को उसके कंपोनेंट्स में बंटने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्ण विक्षेपण, है ना। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। दिस इज अ natural phenomena. This is a natural phenomena, but we can obtain it on in लेबोरेटरी, है ना। इसको हम लोग लेबोरेटरी में भी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक प्राकृतिक परिघटना है, परंतु इसको हम लोग लेबोरेटरी में, लैब में, प्रयोगशाला में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ये जो रेनबो बनने का जो ये होता है, फेनोमेना है, वो किसके अंतर्गत होता है? वो किस कारण से होता है? डिस्पर्सन के कारण ही होता है। रेनबो इज अ नेचुरल phenomena due to dispersion of sunlight from वाटर ड्रॉप, है ना। रेनबो जो है प्राकृतिक परिघटना है ना। और ये प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का वाटर ड्रॉप से डिस्पर्सन के कारण होता है। अच्छा, ये जो कलरफुल पैटर्न जो हम लोग किसी स्क्रीन पर प्राप्त करते हैं आफ्टर डिस्पर्सन, है ना, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। The colorful pattern that we get on the screen, the colorful pattern that we get on the screen is called स्पेक्ट्रम। पर्दे पर प्राप्त किया गया वह रंगीन पैटर्न वर्णपट कहलाता है ना। तो ये हो गया आपका थ्योरेटिकल टर्म। अब हम बात करते हैं
इसमें देखने वाली जो है डेविएशन, देखिए डेविएशन, जैसे हम लोग रेड से वॉयलेट की ओर आ रहे हैं बढ़ते जा रहा है, वॉयलेट से रेड की ओर जा रहे हैं घटते जा रहा है। ठीक है, जो आपका मीन डेविएशन होगा, हर कलर का अलग अलग डेविएशन होगा, है ना। रेड का अलग होगा, वॉयलेट का अलग होगा, येलो का अलग होगा, ग्रीन का अलग होगा, ब्लू का अलग होगा, ऑरेंज का अलग होगा, इंडिगो का अलग होगा, सब कलर का अलग अलग डेविएशन होगा। तो जो हम लोग किसी न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, है ना, आगे का मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हमको तो यूज करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम लोग मीन डेविएशन लेते हैं, और मीन डेविएशन का वैल्यू आएगा आपका इसके डेविएशन प्लस इसके डेविएशन बटा 2 से, है ना। तो वो जो डेविएशन होगा वो हमारा मीन डेविएशन जो है वो येलो के कलर के बराबर आता है। ठीक है, लगभग लगभग, है ना। तो हम लोग इसको नोट करते हैं। मीन डेविएशन, तो सबका अलग अलग डेविएशन है ना। तो मीन डेविएशन को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं या डेल्टा मीन से कर सकते हैं। तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा रेड प्लस डेल्टा वॉयलेट बाई 2, है ना। ये मीन डेविएशन हो जाता है। अगर हम बात करते हैं एंगुलर डिस्पर्सन की, इसको डेफिनेशन में क्या लिख देंगे, मीन वैल्यू ऑफ द डेविएशन ऑफ रेड एंड वॉयलेट इज कॉल्ड मीन डेविएशन, है ना। नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, मीन वैल्यू ऑफ द डेविएशन ऑफ रेड and violet color is called mean डेविएशन, है ना। लाल रंग और बैगनी रंग के विचलन का माध्यमान मीन डेविएशन या माध्य विचलन कहलाता है। अब हम एंगुलर डिस्पर्सन की बात करते हैं। एंगुलर डिस्पर्सन, तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का, तो यह क्या हुआ, सबसे ज्यादा डेविएशन हुआ वॉयलेट का और उससे और सबसे कम हुआ रेड का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। इसको थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द deviated rays, red and violet, angle between the deviated rays, red and violet, is called angular डिस्पर्सन, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। तो इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। इट इज बाय
थीटा, है ना। या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डेविएशन डिफरेंस बिटवीन रेड एंड वॉयलेट कलर। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आपका डेल्टा वॉयलेट जो है सबसे ज्यादा है माइनस डेल्टा रेड सबसे कम, तो ये हो जाता है आपका एंगुलर डिस्पर्सन। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, विचलित प्रकाश की किरणें, ब्रैकेट में डाल देंगे लाल और बैगनी, के बीच का कोणीय जो है, के बीच का जो कोण है वो हमको कोणीय विक्षेपण कहलाता है ना। और इसको हम लोग थीटा से सूचित करते हैं। तो इसको नोट कीजिए, है ना। फिर हम लोग देखते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। डिस्पर्सिव पावर क्या है ना, तो ये एबिलिटी है, ये क्या है, एबिलिटी है किसी भी प्रिज्म के द्वारा कि उस कंपोजिट लाइट को वो कितना डिस्पर्स कर सकता है ना। तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग, है ना। और इसका जो अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन देंगे तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन का रेशियो, है ना, वो हमको डिस्पर्सिव पावर मिलेगा। तो पहले लिख लेंगे एबिलिटी टू disperse a composite, ability to disperse a composite light into its component is called dispersive power of प्रिज्म, है ना। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, ओमेगा से। इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन टू मीन डेविएशन, है ना। ये एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन का क्या है, रेशियो है। ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, है ना। है ना। अब देखिए मीन डेविएशन का हम लोग को अगर फॉर्मूला लिखते हैं, इसको तो ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्पर्सन बाय मीन डेविएशन, है ना। तो एंगुलर डिस्पर्सन का वैल्यू कितना है जी, एंगुलर डिस्पर्सन का वैल्यू है माइनस और मीन डेविएशन इतना, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। तो देखिए कि ये क्या है, एक रेशियो है, एंगल का रेशियो। तो चूंकि यह रेशियो है इसलिए इसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा, सिंस इट इज अ
रेशियो hence it have neither unit nor dimensions, है ना। इसके पास ना तो यूनिट है और ना ही डायमेंशन है।